वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है, जिसमें है कि हम लोग स्पेशली बात करेंगे ये सेट के क्वेश्चंस के, है ना। तो इससे आपको एक तरह का क्वेश्चंस का सेटअप मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो सीबीएसई एग्ज़ाम्स जो लेता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल होगा उन बच्चों के लिए जो इस ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर। सिल्वर आयन से सिल्वर को बनने के लिए कितने फेराडेज की ज़रूरत होती है। तो इसका सिंपली आंसर क्या बोलते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फेराडेज, है ना। तो सिल्वर आयन से सिल्वर बनने के लिए सिल्वर आयंस में अगर एक इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाता है वो गेन कर लेता है तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फेराडे। 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फेराडेज को भी बताया गया था कि फेराडेज क्या होता है। फेराडेज होता है चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो भी बच्चे क्या किए हैं, इस वीडियो को नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, सबसे पहले वो लिंक में जाएंगे और दोनों वीडियोज चार पार्ट में वीडियो बना है, चारों पार्ट को देख लेंगे, है ना। उससे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक आयन टू जिंक। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, तो जिंक आयन से जिंक बनाना है, Zn+2 चार्ज है। तो जितने भी आपके चार्जेज होते हैं उस कंपोनेंट पे जनरली उतना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है और दैट विल इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू फेराडेज, है ना। तो यहाँ पे जिंक आयन से जिंक बनने के लिए चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं तो 2 फेराडेज हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 को हम लोग अगर कूलाम में बोला जाएगा तो 1 फेराडेज इक्वल टू 96,500 होता है। तो 2 फेराडेज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 96,500 गुलाम, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मच चार्ज इन फेराडेज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयंस टू एल्युमिनियम। तो ये तो पीछे वाला प्रीवियस क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। Calculate the time to deposit 1.5 gram of silver at cathode when a current of 1.5 ampere was passed through the solution of silver nitrate, है ना। मोलर मास दिया हुआ है सिल्वर का 108, 1 फेराडेज इक्वल टू दिया 96,500 गुलाम पर मोल। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको, ये फेराडेज का फर्स्ट लॉ से बनेगा, है ना। फेराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो था M इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, इस फार्मूला से बनेगा। तो इस फार्मूला को भी याद रखना है आप लोगों को। Z क्या है, तो Z बताया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको आई दिया 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ 108 ग्राम, 1 फेराडे इक्वल टू 96,500। तो फार्मूला में जस्ट पुटअप कर देंगे हम लोग, यहाँ से टी निकल जाएगा 895 सेकेंड्स, है ना। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.17 ग्राम ऑफ निकेल एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट, है ना। मोलर मास दिया हुआ 58.5 ग्राम, 1 फेराडेज इक्वल टू 96,500 गुलाम। तो ये भी उसी फार्मूला पे बेस्ड है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से फेराडेज का, तो M इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो मोलर मास निकेल का दिया हुआ 1 फेराडेज वैल्यू दिया हुआ है आपको, करंट का वैल्यू दिया आई मतलब 5 एम्पियर दिया हुआ है, और टाइम आपको निकालना है। M दिया हुआ 1.17 ग्राम। तो इससे T निकल जाएगा आराम से। T हम लोग फार्मूला पुटअप कर देंगे, T इक्वल टू क्या हो जाएगा M/Z इंटू आई। तो उस फार्मूला पे वेस्ट बना देंगे तो T का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको 772 सेकंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस चीज़ पे आते हैं, तो फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। फिर हम लोग आज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्विकर इन सेलाइन वाटर देन इन ऑर्डिनरी वाटर, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड किया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम आर स्ट्रैप टू द स्टील हब्स ऑफ ओशियन गोइंग शिप्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन में अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं तो वो सेलाइन वाटर में क्या होता है, सेलाइन वाटर फेवर्स करता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आसानी से होता है, ठीक है। तो यही आंसर इसका यहाँ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि electrolytes present in sea water favors the formation of more electrochemical cells on the surface of iron leading to increase in the rate of rusting। तो सिंपल से आपको क्या बोलना है कि अगर कोई भी अगर सेलाइन्स वाटर होता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन को इफेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन वहाँ से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट अप हो जाता है, उसका जो अपर सरफेस होता है उसको वीक कर देता है, जिसके कारण रस्टिंग का प्रोसेस आसानी से होता है।
फिर दूसरा क्वेश्चन कि मैग्नीशियम जो होता है वो आयरन से हम लोग बोलते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील के ऊपर मैग्नीशियम का लेयर करते हैं। इस तरह का प्रोटेक्शंस को हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना। Na+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो सोडियम बन गया, जिसका यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है सोडियम का -2.71 वोल्ट। उसी तरह से हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाया और उसका वैल्यू कितना होता है 0.00 वोल्ट, है ना। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज विच रिएक्शन इज फेजिबल एट द कैथोड एंड वाई। अब सब हम लोग जानते हैं कि जिसका SRP का वैल्यू क्या होता है, सबसे लोअर होता है। SRP का वैल्यू जिसका हायर होता है वो जाएगा कहाँ पे, SRP का वैल्यू अगर हायर होगा तो वो जाएगा कैथोड पे, SRP का वैल्यू अगर लोअर हुआ तो वो जाता है एनोड पे। ये चीज़ को याद रखना है। फिर इसी में क्वेश्चन B ऐड किया हुआ है कि वाई डज द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। जो मरकरी सेल का जो होता है सेल पोटेंशियल वो पूरे होल लाइफ तक रिमेन्स कांस्टेंट क्यों रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला का देखते हैं, एक का वैल्यू दिया है -2.7 वोल्ट और दूसरा का दिया है 0.00 वोल्ट, है ना। तो हम लोग को फाइंड आउट करना था कि रिडक्शन यानी रिडक्शन में कौन जाएगा, मैंने कैथोड पे कौन सा जाएगा। तो जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू प्रीफर करेगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा A, H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन विल टेक प्लेस एट कैथोड बिकॉज इट हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो टोटली बेस्ड किस चीज़ पे होता है, SHE पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, ठीक ना। उसके बाद आंसर B का जो था मैग्नीशियम वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे लिखा है इट इज़ बिकॉज आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द नेट सेल रिएक्शंस, है ना। आयंस का कोई रोल नहीं होता नेट सेल रिएक्शंस में, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस में हम लोग जो बात करते हैं स्पेशली आयंस का वहाँ पे कोई रोल्स नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में दो तरह के मेटल के रोड होते हैं, एक को हम लोग एनोड एक को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग रिएक्शंस अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना। Ag+ से Ag बना हुआ है जिसका सेल पोटेंशियल आपको दिया है 0.80 वोल्ट। हाइड्रोजन आयन से H2 बना है तो और उसका वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच रिएक्शन, तो ये सेम क्वेश्चन है। और नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा जो अभी हम लोग लास्ट एक्सप्रेशन किए थे उस सेम इन ए सिमिलर मैनर में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसका SRP का वैल्यू ज़्यादा होता है वो रिडक्शन होगा उसका, और जिसका SRP का वैल्यू लोअर होता है वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शंस के फिजिबिलिटी को निकाल सकते हैं। रिएक्शन का फिजिबिलिटी के लिए आपको करना क्या है कि E0 सेल जो वैल्यू होता है, अगर E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि वो रिएक्शंस फेवर्स करेगा या रिएक्शन फिजिबल होगा। तो E0 सेल का फार्मूला आपको याद रखना है कि E0 सेल इक्वल टू क्या होता है, E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड, है ना, या E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट भी बोलते हैं हम लोग, इस तरह से। तो यहाँ से E0 सेल का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, +0.80 वोल्ट आया तो प्लस आया, मतलब ये फेवर करेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं हम लोग। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी होता है ना, द मैक्सिमम कंडक्टिविटी व्हेन सॉल्यूशन इज इन्फिनाइट डाइल्यूट, है ना, इन्फिनाइटली डाइल्यूट, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या द मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन पे जो भी मोलर कंडक्टेंस होता है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं ना, इसीलिए इसको λm0 या λm इन्फिनाइट से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये भी क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट का टाइप का हम लोग बनाए थे, थर्ड या फोर्थ जो था क्वेश्चन फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। तो उस तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। मोलर मास दिया हुआ है कॉपर का, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, तो करंट दिया है 2 एम्पियर्स का, मास दिया हुआ है, टाइम निकालना है तो सिंपली क्या करना है, टाइम वाले फार्मूला में पुटअप कर देंगे।
एम का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500। तो एक इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी करते हैं। तो इस तरह से पुटअप करने से टाइम आपका निकल के आ जाएगा 1930 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मानना है ना, हो सकता है इस एग्जाम में आपका आ जाए। तो फेराडेज का फर्स्ट लॉ भी आपको याद रखना है, फेराडेज का सेकंड लॉ भी याद करना है। फेराडेज का फर्स्ट लॉ याद नहीं है तो हम बताते रहे, एक बार फिर से उसको दिमाग में रख लेना है। फेराडेज का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि कोई भी सब्सटेंस में जो मास डिपॉजिट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना अमाउंट मास डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना। कॉपर का यहाँ पे दिया हुआ है, ई नोट का वैल्यू यहाँ पे जानते हैं, कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट होता है, हाइड्रोजन का दिया है 0.00 वोल्ट है। तो इस बेसिस पे बताना है कि हम लोग को कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चंस है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट सेल निकालने के लिए आपको याद रखना है कि क्या करते हैं हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना रहता है कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन सा जाएगा। कैथोड एनोड जब हम लोग मिल जाएगा तो हम लोग ई नोट सेल का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो जिसका SRP का वैल्यू ज़्यादा होता है, जैसे दोनों यहाँ वैल्यू SRP पे दिया हुआ है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे दिया हुआ है, ये लॉस पे रहता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो प्लस 0.34 वोल्ट है, 0.0 वोल्ट है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट। तो कॉपर चला जाएगा रिडक्शन में, हाइड्रोजन हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, है ना। तो 0.34 वोल्ट इसका ही आ जाएगा ई नोट सेल का वैल्यू। तो ई नोट सेल का वैल्यू जब 0.34 वोल्ट आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये रिएक्शंस क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन कोलराज लॉ था। कोलराज लॉ किसको बोलते हैं हम लोग, तो कोलराज लॉ क्या होता है, तो ये लॉ होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, वो भी जीरो कंसंट्रेशन पे, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। कोलराज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसके द्वारा हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है वो बैकवर्ड फ्लोटेड करने से उसका निकल जाता है जीरो कंसंट्रेशन पे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है वो पैरेलल लाइन जाने लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको एक स्पेशल मेथड से निकालते हैं जिसको कोलराज लॉ बोलते हैं। इसका मतलब डिफिनेशन है, या हम लोग इसका लॉ किस तरह से लिखते हैं, तो इसका लॉ ये बोलते हैं हम लोग कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायन, है ना। ये बहुत यूजफुल होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं और ई नोट सेल तो निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा कौन सा एलिमेंट, है ना, कौन सा एलिमेंट वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा वो चीज़ भी इससे डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सबसे पहले वो देख लेंगे ताकि आपको हिंट्स मिल जाएगा, है ना। तो आप ये सब क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आता है हम लोग, कैलकुलेट ई नोट सेल एंड डेल्टा आर होगा, वहाँ पे ए आर लिखा गया, डेल्टा आर जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शंस निकालना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पे। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.010 होगा, वो मिस प्रिंट से 1010 लिखा गया है। 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, वो हम लोग जानते हैं कूलम पर मोल होता है। अब यहाँ पे कैसे क्या करना है, तो हम लोग को सबसे पहले ई नोट सेल निकालना है। तो ई नोट सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई नोट सेल का वैल्यू आपको निकालना है तो हम लोग कैथोड एनोड चाहिए। यहाँ पे एक और फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़े हैं, डेल्टा आर जी बराबर 2.303 लॉग के सी, है ना, आर टी लॉग के सी होता है। तो उसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हम लोग क्या आता है, तो 0.059 वाला फार्मूला आता है, ठीक है। एक डेल्टा आर जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो इससे रिलेट करके यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया है लॉग के सी का, एन ई नोट सेल बाय 0.0591, है ना। दोनों को रिलेट करके डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल और डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ई नॉट सेल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये फार्मूला पे पुटअप कर देंगे, फार्मूला पे पुटअप करने पे आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चंस। यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, यानी हम लोग बोलते हैं ना जो केसी वगैरह जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो आपका रिएक्शंस दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस हो जाएगा। स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ चार्जेज जो हैं वो सेम है। तो इस तरह इसका जब हम लोग सेल पोटेंशियल जब निकालेंगे तो सारे का वैल्यू जब पुटअप करने पर फाइनली क्या मिल जाएगा आपको 2.651 वोल्ट।
आपको क्या करना है कि सारे सेल का रिएक्शंस जो है या इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स फार्मूला है वो सारा एक जगह करके दे दिया गया है पार्ट नंबर 4 वीडियोज़ में। तो जो भी बच्चे पार्ट 4 के वीडियोज़ नहीं देखें वो पार्ट 4 वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ताकि आपको सारा फार्मूलाज को एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन को आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। एपी से Fe2 प्लस हुआ है 0.001 मोलर, है ना। फिर यहाँ पे डबल बार होगा 11 लिखा गया, वो डबल स्लेस है जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। H प्लस 0.01 मोलर, है ना। और हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर, है ना, प्लेटिनम पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है, और आपको आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है रिडक्शन में, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप ई नॉट सेल निकाल लीजिए। ई नॉट सेल निकालने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे, ई नॉट सेल निकल जाएगा। ई नॉट सेल का वैल्यू पुटअप करेंगे वहाँ पे -0.0591, और नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं चार्जेज कितना आ रहा है, Fe2 प्लस है, इधर एक प्लस है। तो हम लोग क्या बताया गया था, सिंपल सा इसका ट्रिक बताया गया था कि जब भी चार्जेज क्या होंगे आपको चार्ज सिर्फ देखना है। यहाँ एक जगह पे +2 चार्ज, एक जगह +1 चार्ज है, दोनों कैल्शियम ले लेंगे, +2 चार्ज होगा। तो इस तरह से सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा 0.04105 वोल्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोलर मिथेनोइक एसिड इज 5.25 इंटू 10 के पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस का दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट आयंस का दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जब जोड़ देंगे फॉर्मेट आयंस का और H प्लस का, तो वो आपको फॉर्मिक एसिड का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके, क्योंकि कोलराज लोग यही बताया था कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस और एनायंस। तो उस केस से हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले करना क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो है फॉर्मिक एसिड का निकाल लेना है, दोनों को सिंपल वे में जोड़ देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड कर देने पर वो निकल के आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। मोलर कंडक्टेंस आपको उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है 1000 इंटू कापा इंटू एम। तो इस तरह से अल्फा निकल जाएगा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। उस फॉर्मूला से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे सेल का पोटेंशियल को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जिंक से जिंक 2 प्लस आयन है, लेफ्ट वाला साइड हमेशा एनोड होता है, राइट वाला साइड हमेशा कैथोड होता है। तो जिंक का रिएक्शन एनोड में हो जाएगा, तो नेट सेल रिएक्शंस लिखा जाएगा। इस तरह से एन का वैल्यू जो हम लोग निकाल सकते हैं, एक जगह 2 प्लस एक जगह 1 प्लस, दोनों कैल्शियम लेंगे तो एन का वैल्यू 2 आ जाएगा। ई सेल है ना, ई सेल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इस फॉर्मूला पे पुटअप कर देंगे। स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान देना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के साथ यहाँ 2 मोल लगा हुआ है, इसीलिए उसके पावर में चला जाएगा। आपको याद रखना है कि स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा कहा जाता है पावर में, है ना। ये सब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लास 11 में डिफाइन किए, तो उसके द्वारा ये सब चीज़ याद रखना है। उसके बाद ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग और डायरेक्टली फार्मूला पुटअप कर देंगे। इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना आपका 0.7905, है ना। तो याद रखना है, क्या बोले हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जब भी निकालना होता है तो हम कैल्शियम ले लेंगे। और सबसे पहले क्या करना है, ई नॉट सेल निकाल लेना है। ई नॉट सेल निकाल के डायरेक्ट आप वहाँ पे फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl, है ना, इज 2.48 इंटू 10 के पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम का फॉर्मूला पता है 1000 इंटू कापा या कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी बोलते हैं हम लोग, जो कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद सेकंड में इसी में क्वेश्चन ऐड किया कि व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज मरकरी सेल, व्हाई इज इट मोर एडवांटेजियस देन ड्राई सेल। ड्राई सेल से ये किस प्रकार से ज़्यादा यूजफुल होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे।
आपको मोलरिटी दिया हुआ है, कापा का वैल्यू दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है ना, और अल्फ़ा निकालना है। तो बस सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख देंगे 1000 इंटू कापा इंटू एम। तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा कितना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर मोल। और अल्फ़ा बताया गया था क्या होता है, अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस सी, दोनों का रेशियो जो होता है वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। मरकरी सेल क्या होता है, एक प्राइमरी सेल होता है ना, क्योंकि इसको केवल एक ही बार हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक बार इसका सेल का रिएक्शन होने के बाद ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.06 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन सिमिलर है 16 के जैसा। इसमें पूछ रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ये सारा चीज़ बात किया हुआ है। ऐसे हम लोग प्राइमरी बैटरी किसको बोलते हैं, तो जो नॉन रिचार्जेबल होता है, जिसमें सेल रिएक्शन से एक बार होने के बाद स्टॉप हो जाता है और सेल रिएक्शन डेड कर जाता है, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी को रिचार्जेबल सेल भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसका एग्जांपल जैसे बताया गया था, लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। और उसके साथ साथ हम लोग निकल कैडमियम मरकरी सेल का भी यूज करते हैं, जो कि उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, और सेकेंडरी बैटरीज को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, इसका सिंबल AM लिखा हुआ है लेकिन लैम्डा m होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो सिंपली इसको बोलते हैं हम लोग, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट placed in a cell having electrode unit distance apart having sufficient area of cross section to hold electrolyte। इस तरह से इसका यहाँ डिफिनेशन किया गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द कंडक्टेंस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, इज नॉन एज मोलर कंडक्टेंस। इतना भी आप लिखिएगा तो सही होगा। मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया गया था डाइल्यूशंस का, कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो डाइल्यूशन से हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो हमेशा घटता है डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि उसके पीछे रीजन बताया गया था, नंबर ऑफ अवेलेबल आयंस पे वो डिपेंड करता है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में नंबर ऑफ अवेलेबल आयंस कम हो जाते हैं, जबकि मोलर कंडक्टेंस में नंबर ऑफ अवेलेबल आयंस जो होते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और प्लस उसमें एरिया बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाने के कारण मोबिलिटी अच्छा हो जाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी का वाला प्रॉपर्टी जो हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंडरी वेटेज था। सेकेंडरी वेटेज को बता दिया गया क्या था उसका आंसर। 19 में आते हैं हम लोग, ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्राइड is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes, the watt mass of nickel will be deposited at the cathode। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ से ये बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, तो मास निकालना है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में जो भी हम लोग लास्ट क्वेश्चंस बात किए तो उसमें टाइम निकालना था। तो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि M = Z × I × T। जेड क्या होता है, तो जेड बताया गया था, है ना, मॉलिक्यूलर मास बाय क्या बोलते हैं, फैराडेज, है ना। मॉलिक्यूलर ग्राम इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते कैसे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास बाय उसका जो वैलेंसी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, फार्मूलाज को जरूर याद रखना है। फार्मूलाज याद रहेंगे तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, है ना। गिवन सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस का गिवन सारे का लिख लेना है। क्वेश्चंस का गिवंस लिखने के बाद थोड़ा मोड़ा अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो उस गिवन से आपको क्लू मिल जाएगा क्या क्या चीज़ दिया है, क्या क्या चीज़ निकालेंगे, क्या फार्मूला बनेगा उससे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, है ना। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ कापा से बना सकते हैं, कापा × 1000 बाय मोलरिटी। तो कापा निकालने के लिए क्या किया गया, 1/r, है ना, उससे क्या निकल जाएगा, कंडक्टेंस G निकल जाएगा। 1/r मतलब कंडक्टेंस, रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं, और L/A को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/r × L/A × 1000/m। ये सारा जो 1/r × L/A है, ये सारा चीज़ आपको मिलकर क्या दे देगा, कापा दे देगा। तो कापा × 1000/m, तो इसका वैल्यू कितना बन के आ जाएगा आपका, 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन को करना है कोशिश की, क्वेश्चन हम लिख लें, आंसर को अपने से बनाया है ना, आंसर का जो है पार्ट वो अपने से बनाने की कोशिश करना है। अगर नहीं बनता तब आप क्या कीजिए, सॉल्यूशंस को देखिए। अदरवाइज सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस का गिवंस को लिख लेना है अपने कॉपी में, नोटबुक में। उसके बाद अपने से सेल्फ, है ना, सेल्फ प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, फार्मूलाज नहीं आ रहा है या फिर और चीज़ समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं,
आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, देन आई विल हेल्प यू। ओके, तो बात ये समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस बताया गया था, कंडक्टेंस बताया गया है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब सारा पार्ट बताया जा चुका है। सो आप प्लीज़ वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लेंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट कोलराज लॉ। कोलराज लॉ के बारे में बात किया गया है, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो ये चीज़ के पीछे भी रीजन बताया गया था। कंडक्टिविटी कहने का मतलब हमेशा याद रखना है, कंडक्टिविटी वाला जो टर्म होता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ये जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होता है ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक करने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकुलर वॉल्यूम के लिए बात करते हैं। पार्टिकुलर वॉल्यूम करने का मतलब क्या कि इसमें लेंथ भी फिक्स्ड होता है और एरिया भी फिक्स्ड होता है। तो एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर वॉल्यूम बोलते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब पार्टिकुलर वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो नंबर ऑफ अवेलेबल आयंस जो कि घट जाता है डाइल्यूशन करने से, इसीलिए वो कंडक्टिविटी वहाँ पर घट जाता है। कंडक्टिविटी का मतलब याद रखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेटअप नस्ट इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड ड्राई सेल यूजिंग द इक्वेशन सो दैट द वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल हैज़ टू डिक्रीज विथ यूज, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, नस्ट इक्वेशन हम लोग बताना है। ड्राई सेल में पता होगा, याद होगा आप लोग को, ड्राई सेल में हम लोग क्या करते हैं, जिंक का एनोड होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और उस यही इसका सेल रिएक्शन इसका आपको दिया हुआ है, यहाँ पे नेट रिएक्शन के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और MnO4 जो MnO2 जो है वो कन्वर्ट कर देता है NH4+ को NH3 में और खुद भी रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इस तरह से वो रिएक्शन हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, फ्यूल सेल को डिफाइन करना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। दोनों को नाम याद रखना है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सॉल्यूशन इज इनफिनाइटली डाइल्यूट, है ना। या सिंपली आपको अब क्या बोल सकते हैं, द मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। फ्यूल सेल किसको बोलते हैं, तो उस तरह का सेल जिसमें केमिकल एनर्जी फ्यूल जो होता है कन्वर्टेड होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सबसे अच्छा सेल माना जाता है क्योंकि इसमें जब तक आप फ्यूल्स को प्रोवाइड करते रहेंगे आपको एनर्जी मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंसी इसी का होता है फ्यूल सेल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट गैस फिर एनर्जी रिएक्शंस का, है ना, डेल्टा RG है, सब जगह डेल्टा E के जैसा लिखा गया है तो आपको याद रखना है डेल्टा है वो डेल्टा RG, है ना, मतलब गैस फिर एनर्जी चेंज रिएक्शंस। मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयंस, है ना, मैग्नीशियम आयन बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है, तो यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू दिया है 1 फैराडे वैल्यू दिया है, तो आपको डेल्टा RG बनाना है। डेल्टा RG का वैल्यू निकलता है, डेल्टा RG का फॉर्मूला आपको पता है -NF E0 सेल। सबसे पहले E0 सेल निकाल लीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम या कोई भी स्पेस प्रोग्राम में होगा तो हमेशा याद रखना उसमें फ्यूल सेल का यूज किया जाता है। जितने भी रॉकेट वगैरह होंगे या स्पेस एस्ट्रोनॉट वगैरह जो भी व्हीकल्स वगैरह यूज होता है उसमें सारे फ्यूल सेल्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राइट टू एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स ओवर ऑर्डिनरी सेल। तो इसका क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहला इसकी इफिशिएंसी हाई होता है, जस्ट मैंने बताया। ये इको फ्रेंडली होता है, मतलब ये क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। और इसमें जो साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है, इसमें हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन यहाँ से साइड प्रोडक्ट जो वाटर बनता है उसका हम लोग एस्ट्रोनॉट या ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बोला गया है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, E0 सेल निकालना है, तो फार्मूला पुट अप कर देंगे, निकल जाएगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 26 का, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, फ्यूल सेल को डिफाइन कर चुके हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फील्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर के सेल सोल्यूशन, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया है, R का वैल्यू दिया है 100 ओम, मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर पर ऑफ KCl, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से निकालना है आपको, यहाँ से आप निकाल लीजिए, मोलरिटी को निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकल जाएगा। उसके बाद आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा × 1000/m, उस फॉर्मूला पुटअप कीजिएगा, आपका निकल जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। थैंक यू वेरी मच।